दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज हम एसएससी सीजीएल जो 2024 में पेपर चल रहे हैं, उसमें 9 सितंबर का जो पेपर हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के जो जीएस के क्वेश्चंस हैं, उनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और जो शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चंस हुए थे, जितने भी जीएस के क्वेश्चंस थे, उसको हम सेपरेट वीडियो में पहले ही कवर कर चुके हैं। तो आज हम जो है वो शिफ्ट 2 और 3 के जो क्वेश्चंस हैं, इनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, राजा टोडरमल वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल एम्पर। किस मुगल शासक के दरबार में या समय पे जो टोडरमल थे रेवेन्यू मिनिस्टर थे, किसके समय पर थे? अकबर के। तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, 9 ज्वेल्स अकबर कौन कौन से थे? पहले बीरबल, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, भगवान दास, मानसिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना और मुल्ला दो प्याजा। ये 9 रत्न थे अकबर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। कि भारतीय संविधान का कौन सा एक अनुच्छेद है वो हमें ये बताता है कि सभी जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं भारत सरकार की, वो प्रेसिडेंट के नाम से की जाएंगी। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 77। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु इज द यंगेस्ट परसिक्यूनिस्ट टू बी अवॉर्डेड पद्मश्री एंड पद्म भूषण अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये पद्म भूषण और पद्मश्री से कौन से यंगेस्ट परसिक्यूशन है जिसको अवार्ड किया भारत सरकार ने? तो राइट आंसर होगा उसका जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो है वो एक इंडिया तबला प्लेयर है, कंपोज़र हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं और फिल्म एक्टर हैं। इनको पद्मश्री मिला था 1988 में, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था 2002 में और पद्म विभूषण जो है वो 2030 में इनको अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो वो था हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ। एग्रीकल्चर ग्रोथ जो था वो हमारी टॉप प्रायोरिटी थी उस समय पे। पहला जो प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, वो किस पर आधारित था? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर, जिसका मुख्य जो एम था वो यही था कि हमें बैलेंस डेवलपमेंट करना है। मतलब जितनी भी हमारी इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए सभी को बराबर एक डेवलपमेंट करना है और एग्रीकल्चर जो है वो मेन प्रायोरिटी थी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ रेंसिडिटी इन फूड। कि फूड में रेंसिडिटी का मेन कारण क्या है? तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पादिक्रम इज़ अ तमिल एपिक दैट वाज रिटन बाय। तो शिल्पादि जो क्रम था ये एक प्रेम कथा है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी इलांगो अडिगल के द्वारा। शिल्पादिक्रम द स्टोरी ऑफ एंकलेट, मतलब जो पायल पर आधारित ये एक पूरी कहानी है, ये डील्स करती है विद द स्टोरी ऑफ कोवलम एंड माधवी। कोवलम और माधुरी पर ये आधारित एक स्टोरी है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? इलांगो अडिगल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टेक्टोनिक और लिथोस्फेरिक प्लेट। तो सबसे बड़ी जो टेक्टोनिक और लिथोस्फेरिक प्लेट कौन सी है? तो वो थी पैसिफिक प्लेट। तो राइट आंसर होगा उसका पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट कवर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? वेस्ट कोस्ट जो है नॉर्थ अमेरिका की, वहाँ से लेकर ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान और इंडोनेशिया तक ये फैली हुई है पैसिफिक प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावखाई इज द बिगेस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा सेलिब्रेटेड अ डे आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल। तो किस फेस्टिवल के बाद जो है वो नावखाई जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो उड़ीसा में मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी ये एक एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि कब मनाया जाता है? एक नए राइस की सीज़न पे। यहाँ पे है राइस, सॉरी ये राइस नहीं है बल्कि ये चावल की जो खेती होती है उसकी शुरुआत पे ही इसको हर साल जो है वो मनाया जाता है, हार्वेस्टिंग के समय पे, कटाई के समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ द हॉकी एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी। तो जो हॉकी एशियन चैम्पियनशिप की जो ट्रॉफी थी उसके पहले विजेता कौन रहे हैं? कौन रही थी? इंडिया। तो हॉकी एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी जो हुई थी एनुअली, मतलब वार्षिक ही की जाती है, किसके द्वारा? एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा। और ये कब से की जा रही है? 2011 से ये कंटिन्यू की जाती है हर साल। तो इसमें जो है वो इंडिया जीत गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एनी स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो राज्य के द्वारा संचालित जितने भी शिक्षण संस्थान होते हैं, मतलब जहाँ जो स्टेट्स होता है वो उनको फंड प्रोवाइड करता है, ऐसे सभी इंस्टीट्यूशंस में कौन सा एक ऐसा आर्टिकल है जो कि हमें क्या बताता है कि एक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की मतलब एक हमें फ्रीडम देता है? तो वो है आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल 28 कहता है आपके लिए बिल्कुल फ्रीडम है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो
एज टू अटेंड एट इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो कुछ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड हैं, तो उन पर उनकी जो निर्देश हैं या जो रिलीजियस वर्शिप हैं उनमें आपको बिल्कुल फ्रीडम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर माइट्रोकॉन्ड्रिया कंसिडर्ड एज बायर्ड ऑर्गेनल। माइट्रोकॉन्ड्रिया को बायर्ड जो ऑर्गेनल है वो क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि दे कंटेन बोथ राइबोसम्स एंड डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें, इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑल्सो कॉल्ड। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो सेमी फर्निश्ड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें अगला, हु डेवलप्ड दी फर्स्ट पोलियो वैक्सीन। तो जो सबसे पहली जो पोलियो वैक्सीन थी वो किसने डेवलप की थी? तो जोनस साल्क ने। जोनस साल्क ने पहली जो वैक्सीन थी पोलियो की वो डिस्कवर की थी कब? 1950 में। पोलियो वायरस जो वैक्सीन है इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है साल्क वैक्सीन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉन्च्ड डैश अंडर द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम इन मार्च 2022। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम के तहत भारतीय जो सरकार है इनके मंत्रालय था लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने कौन सा एक इनिशिएटिव है वो चालू किया था? तो वो स्टार्ट किया था डोनेट ए पेंशन इनिशिएटिव। और ये किस योजना के अंडर? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंदर। अब ये डोनेट ए पेंशन इनिशिएटिव क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक गवर्नमेंट स्कीम है फॉर ओल्ड एज प्रोटेक्शन के लिए एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, मीन्स डेली वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा पुलर एटसेट्रा। जितने भी जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं उनके लिए ये एक ओल्ड एज प्रोटेक्शन के लिए, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम एक पेंशन के तौर पे ये एक इनिशिएटिव लिया गया था। अब इसमें क्या है कि वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो 18 से 40 साल के हैं वो कुछ एक मिनिमम अमाउंट है जो फिक्स किया गया है वो मंथली इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं और उसी के आधार पे मतलब बराबर उतना जितना पैसा वो 18 साल से 40 साल के बीच में इकट्ठा जो डिपॉजिट होगा उतना ही पे अमाउंट जो है वो इसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी और उसको 60 साल के बाद जो है उन्हें 3000 रुपये मंथली के तौर पर वो उन्हें दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच आर्टिकल डील्स विद द डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटेंजेंसीज। मतलब क्या है कि जब प्रेसिडेंट आने वाला टू परफॉर्म हिज ड्यूटी तो कौन सा आर्टिकल्स इसके बारे में बताता है? तो आर्टिकल नंबर 70 जो था वो उसका राइट आंसर होगा। आर्टिकल 70 बताता है कि डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटेंजेंसीज इट स्टेट्स, ये बताता है कि पार्लियामेंट ऐसे प्रोविजंस बना सकती है जैसा कि वो उचित समझे प्रेसिडेंट के फंक्शंस के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चारी फोक डांस इज प्राइमरली परफॉर्म्ड बाय वुमेन ऑफ विच स्टेट। तो चारी जो फोक डांस है वो किस स्टेट्स की वुमेन्स के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है? तो राइट आंसर है ये था राजस्थान। जो चारी जो डांस है, यहाँ डांस जो है, जो चारी जो फोक डांस है वो एक पॉपुलर डांस है गुर्जर कम्युनिटी का राजस्थान की। ये परफॉर्म किया जाता है स्पेशल ओकेशंस पे, जैसे कि फेस्टिवल के समय पे इसे करा जाता है परफॉर्म, या मैरिज के समय पे, और या बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड, जब मेल चाइल्ड का जो बर्थ होता है उस समय पे इनको परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड दी पद्मश्री फॉर द कंट्रीब्यूशन इन कथक। तो कथक में कंट्रीब्यूशन के लिए किसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? तो ये थी सुनैना हजारीलाल। सुनैना हजारीलाल जो है एक कथक डांसर हैं। ये किस घराने की? कथक जानकी प्रसाद घराना, जिसको दूसरे नाम से बनारस घराने के नाम से जानते हैं। इनको 2011 में अवार्ड दिया गया था पद्मश्री अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिट्रेटिंग मानसून इज ऑल्सो नोन एज। रिट्रेटिंग मानसून को किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो नॉर्थ ईस्ट मानसून। रिट्रेटिंग मतलब जब ये वापस जाता है तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जो विंड है वो ब्लो करती हैं। तो मानसून विंड्स क्या होती हैं? मानसून विंड जो है एक सीजनल विंड है जिसमें कि क्या है कि कंप्लीट रिवर्सिबल हो जाता है एज देयर डायरेक्शन फ्रॉम वन सीजन टू अनदर। मतलब जब वो एक सीज़न में, जब कहते हैं ना कि मानसून आ रहा है तो क्या है वो साउथ से आती हैं, साउथ नॉर्थ की तरफ चलती हैं, और जब वो वापस जब जाता है मानसून तक कैसा हो जाता है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो इनकी जो डायरेक्शन है पूरी एक तरीके से रिवर्स हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेक्टर 100% FDI इन इक्विटी इन इंडिया इज़ नॉट परमिटेड एज पर इंडियाज FDI पॉलिसी। इंडिया की FDI पॉलिसी के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें 100% FDI है वो अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ नहीं की है? तो वो है मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग सेक्टर। इसमें अभी भी जो है वो 100% जो है वो FDI अभी ओपन नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन दैट लिव्स इन अर्बन एरियाज़। तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत की जो कुल आबादी का कितना प्रतिशत जो है वो शहर में लोग रह रहे हैं?
तो राइट आंसर था उसका 31.16% जो है भारत की कुल आबादी के जो एक इतना पोर्शन है वो अभी शहरों में रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु फाउंडेड द इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न गुरुकुल नृत्यालय डेडिकेटेड टू द आर्ट ऑफ डांस। जो पहला मॉडर्न गुरुकुल नृत्यालय है वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो राइट आंसर है प्रतिमा गौरी के द्वारा। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई द उड़ीसी डांसर प्रतिमा गौरी इन 1990 इन बंगलौर में। कहाँ पर? बंगलौर में। कब? 1990 में इसकी इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है था, विच इज़ दी बेस्ट डिस्क्राइब दी पर्पस ऑफ माइक्रो कम्युनिटी। तो माइक्रो कम्युनिटी का जो मेन पर्पस वो क्या है? जिनका मेन पर्पस था टू ब्रिंग टुगेदर पीपल विद शेयर्ड इंटरेस्ट एंड गोल्स। जिनका एक जैसा गोल्स है, जिनका एक जैसा इंटरेस्ट है, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, यही एक मेन पर्पस है एक माइक्रो कम्युनिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें, हु वॉन दी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो तराइन का जो पहला बैटल था वो किसने जीता? तो राइट आंसर था उसका पृथ्वीराज चौहान ने। तो पहला जो बैटल था तराइन का जो लड़ा गया था 1191 में, किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में। गौरी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद जो गौरी था इसकी वो हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डैश इज अ टैक्स सिस्टम दैट कलेक्ट अ ग्रेटर शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम दोस्त विद हायर इनकम्स एंड देन फ्रॉम दोस्त विद लोअर इनकम्स। मतलब इसका कहने का मतलब है कि ऐसी एक टैक्स सिस्टम को हम क्या कहते हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा है उनसे क्या कि ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा, और जिनकी इनकम कम है उनसे कम टैक्स लिया जाएगा। तो ऐसे ही टैक्स सिस्टम को कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है कि जिस पर्सन्स की हायर इनकम होती है उससे ज़्यादा हाई पे टैक्स लिया जाता है, और जिसकी कम होती है उससे कम। और इंडिया में जो टैक्स सिस्टम है वो, इंडिया का जो इनकम टैक्स सिस्टम है वो कैसा है? ये एक प्रोग्रेसिव और एक डायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें, व्हाट इज़ द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया इन 2022 प्रदीप नहीं है यहाँ पर, एस पर पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो जो समय समय पर लेबर फोर्स के द्वारा सर्वे किया जाता है उसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है भारत का? तो वो था 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड दी फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इन अप्रैल 2011। तो अप्रैल 2022 में, 11 नहीं 22 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया था? तो राइट आंसर था पीएम, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया था। द अवार्ड हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड इन द मेमोरी एंड हॉनर ऑफ लता मंगेशकर हु पास्ड अवे इन 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन विच 5 ईयर प्लान वाज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस किए गए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था? तो राइट आंसर था 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उन्हीं में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991 में, जिसको दूसरे नाम से जानते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? उसमें हमने क्या कि कुछ जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे, तो जैसे मार्केट ओपन कर दी थी दोनों लोगों के लिए, क्या प्राइवेट और फॉरेनर्स के लिए, जो कि अब तक बंद थी। दूसरा स्टेप लिया था सरकार ने कि एक्सपोर्ट थे उनको बढ़ावा दिया गया था। तीसरा स्टेप था टैक्स को कम किया गया था, और हमारी जो ट्रेड और एक्सचेंज रेट पॉलिसी थी उसमें भी काफ़ी सारे बदलाव किए गए थे ताकि दोबारा से ऐसी स्थिति ना हो। और ये कब किया गया था? तो जो 8वां पंचवर्षीय योजना थी तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फिजिकल एंड असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस फॉर सीनियर सिटीजन्स बिलोंगिंग टू द बीपीएल कैटेगरी। अब जो बीपीएल कैटेगरी के जो पर्सन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए कुछ सहायता प्रोवाइड की जा रही है। तो किस स्कीम के अंडर? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय वायुश्री योजना। ये क्या है? ये एक सेंचुरी नहीं है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है भारत सरकार की। ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी अप्रैल में, ताकि प्रोवाइड कर सकें क्या? एक लिविंग एड्स, एक सहायता प्रोवाइड करा जा सके सीनियर सिटीजन्स को। एंड इट वाज लॉन्च वाइज किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है जैसे सीडीएस वगैरह में कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो राष्ट्रीय वायुश्री योजना को लॉन्च किया गया था। तो राइट उस समय पर आंसर होगा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक कपूर वॉज द कमांडर ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग खिलजी रूलर्स हु सेंट हिम विद हिज लार्ज एनिमी टू कॉन्क्योर साउथ इंडिया। दक्षिण भारत को जीतने के लिए किस खिलजी शासक ने मलिक कपूर को भेजा था? तो राइट आंसर होगा जो अलाउद्दीन खिलजी था, दिल्ली सल्तनत का जो रूलर थे, मलिक कपूर को भेजा था साउथ इंडिया। और और अलाउद्दीन खिलजी ने जो रूल किया है कब? तो 1296 से लेकर 1316 तक इसने दिल्ली पर रूल किया था। 2 कैंपेन किए थे इसने साउथ इंडिया में। पहला था तो काकटिया रूलर के अगेंस्ट, और दूसरा जो होयसाला रूलर थे उनके अगेंस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीवर इज अफेक्टेड एंड स्किन एंड आइज टर्न येलो ड्यू टू द डिपोजिट ऑफ बाइल पिगमेंट विच डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज डिस्क्राइब्ड हेयर। तो हमारे जो शरीर है और आंखें जो पीले पड़ जाती हैं वो किसके द्वारा, क्योंकि जो बाइल पिगमेंट है वो स्टोर हो जाता है, डिपोजिट होना शुरू कर देता है। तो ये कौन सा डाइजेस्टिव ऑर्डर डिसऑर्डर है, तो इसका राइट आंसर था उसमें जॉन्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलर ईस्टर्लीस आर विच काइंड ऑफ विंड्स। जो पोलर ईस्टर्लीस होती हैं वो किस तरीके की विंड्स हैं, तो ये परमानेंट विंड्स हैं। और ये कहाँ से कहाँ ब्लो करती हैं, ये जो है पोलर हाई प्रेशर जो बेल्ट है और सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट की तरफ ये मूव करती हैं, जो 60 डिग्री लेटीट्यूड है दोनों साइड में, बिटवीन दी 60 डिग्री ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। दोनों ही कहाँ, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर दोनों में ही ये जो है वो मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें रिसेंटली द नॉर्थ रीजन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अफेक्टेड बाई द लू। तो लू एक कैसी विंड है, तो लू थी एक लोकल विंड। ये बहुत ही ज़्यादा हॉट और ड्राई विंड है जो ब्लो करती हैं कहाँ से, नॉर्थन इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो भारत जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर है MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच पर्सन वाज एसोसिएटेड विद दी चटगांव आर्मी रेड। जो चटगांव आर्मी रेड थी उससे कौन सा पर्सन जुड़े हुए हैं, तो अर्धेंदु जो दास्तीदार थे वो इससे जुड़े हुए थे। कई और पर्सन थे, जैसे जो चटगांव आर्मी रेड थी वो सबसे ज़्यादा प्लान की गई थी। जो मेन इसके पर्सन्स माने जाते हैं वो है सूर्य सेन। और ये 18 अप्रैल 1930 को ये जो रेड हुई थी, इसमें जो पर्सन्स इससे जुड़े हुए थे जैसे गणेश घोष, आनंद सिंह, आनंद गुप्ता और सूरज सेन जो है वो इससे जुड़े हुए थे चटगांव आर्मी रेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स जजमेंट एंड ऑर्डर। तो कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को एक पावर देता है कि अपने जजमेंट और ऑर्डर्स को रिव्यू करने का, तो आर्टिकल 138। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मणिपुरी क्लासिकल डांसर ओपन दी गोविंद जी नृत्यालय डांस स्कूल फॉर वुमेन इन इम्फाल। तो इम्फाल में मणिपुर की जो कैपिटल है वहाँ पर जो वुमेंस के लिए डांस स्कूल खोला गया है, तो किसके द्वारा, विपिन सिंह ने इसको ओपन किया है। ही क्रिएटेड द गोविंद नृत्यालय डांस स्कूल फॉर वुमेन्स इन इम्फाल कब, 1972 में। मणिपुरी, यहाँ पे जो मैनपुरी नहीं है, मणिपुरी नृत्यालय डांस स्कूल जो है वो कहाँ, कलकत्ता में 1972 में खोला था और इम्फाल में वो विपिन सिंह ने ही खोला था। लाई हरोवा जो है वो एक अर्लीस्ट फॉर्म है डांस की, किसमें, मणिपुरी में, और इट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल सच डांस। और जितनी भी अन्य डांस की जो फॉर्म्स हैं वो सभी कहाँ से निकलती हैं, इसी लाई हरोवा डांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो कौन सा आर्टिकल है जो हमें बताता है कि सेपरेशन करता है कि जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव को अलग किया, दोनों की जो वर्किंग है उनको अलग किया है। तो आर्टिकल 50 है DPSP का, वो बताता है सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर। जब इलेक्ट्रिसिटी वाटर से पास होती है तो किस तरीके की रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब डिड सुल्तान इल्तुतमिश बिलोंग। तो सुल्तान जो इल्तुतमिश था वो किस ट्राइब से बिलोंग करता है, तो था इलवारी ट्राइब से। जो सुल्तान इल्तुतमिश था उसने कब तक शासन किया था, 1211 ईस्वी से लेकर 1236 तक उसने जो रूल किया था। इसी को रियल फाउंडर माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। इसने अपनी जो कैपिटल है वो दिल्ली को बनाया था लाहौर से, और इसने एकता सिस्टम और चहलगामी, इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ 40, ये जो इसी ने ही शुरुआत की थी, किसने, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी से कौन सा आर्टिकल जुड़ा हुआ है, तो आर्टिकल 360। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की इमरजेंसीज के बारे में बताता है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करती है। प्रेसिडेंट रूल जिसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, ये आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 360 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑल्सो नोन एज साल्ट सत्याग्रह वाज लॉन्च बाय दी महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था या साल्ट सत्याग्रह कब लॉन्च किया था, तो ये किया था 6 अप्रैल 1930 को।
अच्छा, ये कोई भी एक बड़ा मूवमेंट जो होता है ना, उसके पीछे बहुत सी घटनाएँ होती हैं, तब जाके एक बड़ा मूवमेंट बनता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी लॉन्च किया था। जैसे अगर देखें तो कलकत्ता का में सेशन हुआ था, कलकत्ता कांग्रेस का सेशन हुआ था 1928 में। और यहाँ पर क्या है कि कुछ माँगें जो रखी गई थीं, तो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। तो उसमें एक माँग यही थी कि डोमिनियन स्टेटस है जो इंडिया को जल्द से जल्द डोमिनियन स्टेटस जो है दिया जाए। दूसरा क्या कारण था कि इरविन डिक्लेरेशन, जो लॉर्ड इरविन उस समय पर वायसराय थे, उन्होंने अपनी जब ये डिमांड जब कांग्रेस ने की थी, तो उन्होंने जब अपना एक जवाब दिया था, तो उसको कहते हैं हम इरविन डिक्लेरेशन। और ये अक्टूबर 1929 में आया था। तो ये जब डिक्लेरेशन जब इन्होंने दिया था, इसमें कभी इन्होंने ये तो मान लिया था कि ठीक है, हम डोमिनियन स्टेटस की बात करेंगे, लेकिन कोई टाइम लिमिट जो है वो नहीं बताई गई थी कि इतने समय के अंदर तुम्हें ये स्टेटस दे दिया जाएगा। नेक्स्ट, जो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में कांग्रेस का, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 और 30 दोनों की अध्यक्षता इन्होंने की थी। इसमें डिमांड रखी गई थी पूर्ण स्वराज की। तो ये सभी कुछ घटनाएं हैं जो कि एक जाके उभरती हैं, क्या एक बड़ा एक विद्रोह होता है, और वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉन दी क्रिकेट इनॉग्रल वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023? तो 2023 का प्रीमियर लीग किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। और किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर ये अपने नाम किया था खिताब। फाइनल जो खेला गया था वो डीएम पाटिल स्टेडियम है नवी मुंबई में, यहाँ पर ये खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ कमेटी दैट रिकमेंडेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन 2004? तो 2004 में जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस कमेटी ने सुझाव दिया था? तो ये कमेटी थी विजय केलकर कमेटी। इसी ने रिकमेंड किया था कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया जाए। और 101 में संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था, जो कि कब से लागू होती है? 1 जुलाई 2017 से। और जो अब तक हमारे मल्टी टैक्स सिस्टम जो लगाए जाते थे, उसको ये हटाकर अब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो लगाए जाते थे, अब वो सब एक टैक्स कर दिया है। वो क्या है? सब जीएसटी के अंडर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज सिडबी को बनाया गया था? तो 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2021 एट? तो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी को कहाँ पर स्थापित किया गया? तो राइट आंसर था अलीगढ़। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी नींव रखी थी अब 1 सितंबर 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन, रचना जो दायोब है इज लोकेटेड बिटवीन? तो रचना जो दोआब है वो कहाँ पर है? तो ये रवि और चेनाब रवि है, रिवर है, इनके जो बीच की एरिया है उसको रचना दोआब कहते हैं। अच्छा, दोआब से मतलब क्या है? दोआब का मतलब है जो एरिया होता है बिटवीन द 2 रिवर्स, 2 नदियों के बीच का जो एरिया होता है उसको कहते हैं हम दोआब। तो ऐसे ही कुछ और दोआब हैं, जैसे इंपॉर्टेंट है ये छाछ दोआब, जो कि चेनाब और झेलम नदी के बीच का जो एरिया है उसको छाछ कहते हैं। बिस दोआब सतलज और ब्यास रिवर के बीच के एरिया को, बारी दोआब ब्यास और रवि एरिया के बीच को, और सिंध दोआब जो है वो इंदस और झेलम रवि नहीं, सॉरी रवि बार बार निकला मुँह से, झेलम जो नदी है इनके बीच के एरिया का कहा जाता है सिंध। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दोआब्स थे जो कि पेपर में पूछ लिया था। तो ये जो टोटल हमारे लगभग 50 क्वेश्चंस थे जो 9 सितंबर को शिफ्ट 2 और 3 में जो पूछे गए थे, वो हम इस वीडियो में हमने कवर किए। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जितने भी अब जो डे बाय डे पेपर हुए हैं, जैसे 10 को 11 को, उनके तीनों शिफ्ट के जो पेपर्स हैं उनकी जीएस को मिलाकर एक वीडियो में हम डेली के हिसाब से उसे अपलोड करेंगे।